हेलो एवरीवन। तो आज अपन देख रहे हैं ऐसे 330 का नाम है ऑडिट एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इसमें अपन ऐसे 330 ऑडिट एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका सीए फाइनल का टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ऑडिट एग्जीक्यूशन में क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी जनरली व्हेन वी प्लान द ऑडिट, यानी कि सबसे पहले अपन ऑडिट में क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप अपना रहता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। ये आपने ऐसे 315 के अंदर डिटेल में पढ़ा होगा। रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, उसके बाद क्या होता है, टीम मेंबर्स कौन कौन से अवेलेबल रहेंगे ये अपन देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से टीम मेंबर्स कब अवेलेबल रहेंगे, यानी कि रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी के बारे में देखते हैं, यानी कि और उसके बाद अपन देखते हैं टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन। ठीक है, यानी कि ये एंगेजमेंट है तो कितने टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा ये अपन देखते हैं। ठीक है, इन फैक्टर्स को अपन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी की तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है एग्जीक्यूशन प्लानिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है कहाँ कितना काम करना है। ठीक है, यानी कि आफ्टर इस तरीके, इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो जनरल प्लान, यानी कि एग्जीक्यूशन प्लानिंग में अपन ये देखते हैं कहाँ कितना काम करना है। ठीक है, आफ्टर इम्प्लीमेंट, यानी कि आफ्टर एग्जीक्यूशन व्हाट आर द स्टेप्स। ठीक है, अब अपन ने एंगेजमेंट स्टार्ट तो कर दिया। ठीक है, तो अब कौन कौन से स्टेप्स है, फेसेस ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि फेज 1 के अंदर कितने टीम मेंबर्स इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, प्लान 2 के अंदर उसके बाद फ्यू मेंबर्स इन्वॉल्व रहेंगे, और फेज 3 के अंदर अपन बोल सकते हैं जो ऑडिट को फाइनलाइज करेंगे सिर्फ वही मेंबर्स इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, यहाँ अपन एग्जीक्यूशन प्लानिंग में ये अपन देखते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स एंड व्हाट आर द फेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, यूँ भी देख सकते हैं अपन फेज 1 के अंदर अपन कौन सा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, फेज 2 के अंदर कौन सा रहेगा। ठीक है, तो इसको अपन बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन प्लानिंग को यहाँ अपन प्रॉपर प्लान करते हैं फॉर एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन करेंगे उसका अपन एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे कि कहाँ कितना काम करना है, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपने पास एग्जीक्यूशन प्लानिंग के बाद एक टॉपिक है रिस्क एंड कंट्रोल इवेल्यूशन। ठीक है, यानी कि यहाँ अपन क्या करते हैं, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स सेट करते हैं फॉर एवरी एरिया, यानी कि यूँ बोल सकते हैं इन एवरी एरिया व्हाट आर द रिस्क। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं जैसे कि परचेज, तो परचेज के अंदर कौन कौन सी रिस्क हो सकती है, और जो रिस्क अपन ने आइडेंटिफाई करी परचेज के अंदर, एग्जांपल ले रहे हैं परचेज सेल्स भी हो सकता है, इन्वेंट्री भी हो सकता है, क्या उसके अंदर कंट्रोल्स है क्या। अब अपन परचेज के अंदर देख रहे हैं कंट्रोल्स है क्या, जो कंट्रोल्स होंगे वो अपन खुद भी चेक कर सकते हैं या फिर आईटी एक्सपर्ट से भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन ये देखेंगे कौन कौन से कंट्रोल्स को अपन ने सर्व करा है और कौन सा आईटी एक्सपर्ट से चेक करवाया है। ठीक है, मैनुअल और ऑटोमेटिक कंट्रोल्स आपने नाम सुना होगा। ठीक है, उसके बाद है इज देयर एनी एरिया वेयर देयर आर नो कंट्रोल्स। ठीक है, क्या कोई ऐसा एरिया रह गया क्या जहाँ रिस्क तो है पर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, और ये सब होने के बाद अपन क्या करते हैं, कंट्रोल टेस्टिंग पर आ जाते हैं। वहाँ अपन क्या करते हैं, अपन सैंपल बेसिस पर चेक करते हैं, और सैंपल एंटायर पीरियड को कवर करते हुए होना चाहिए, यानी कि सैंपल ले लिया अपन ने दिसंबर का ही ले लिया। ठीक है, 5 सैंपल लिए तो 5 सैंपल दिसंबर महीने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक महीने को कवर करते हुए होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सैंपल शुड कवर एंटायर पीरियड और ये सब होने के बाद रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट असेसमेंट, यानी कि IR प्लस ER बोल सकते हैं रिस्क एंड कंट्रोल इवेल्यूशन के अंदर, IR प्लस ER। ठीक है, IR मतलब कहाँ कहाँ गलत हो सकता है, और इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क। ठीक है, या इनहेरेंट रिस्क तो हो गया कहाँ कहाँ गलत हो सकता है, और कंट्रोल रिस्क हो जाएगा क्या उसके अगेंस्ट कंट्रोल अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा तो कंट्रोल नहीं है जो वर्क नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो ये अपन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल रिस्क लो रहेगा तभी रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट लो रहेगा। ठीक है,
तो कंट्रोल अच्छे से वर्क करेंगे तभी अपना रोम भी लो रहेगा, ठीक है। तो ये अपना था, तो इसमें अपन सेट करते हैं रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स फॉर एवरी एरिया, ठीक है। टेस्टिंग के अंदर अपन बोल सकते हैं अपन कंट्रोल्स को टेस्ट करेंगे। 3 पॉइंट्स होते हैं, क्या कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं, डिज़ाइन क्या है कंट्रोल का, क्या वो कंट्रोल सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। आफ्टर कंट्रोल टेस्टिंग अपन सैंपल बेसिस पर देखते हैं अमाउंट टेस्टिंग, ठीक है। और उसके बाद आता है रिपोर्टिंग फेज, ठीक है। रिपोर्टिंग फेज में क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट बनानी होती है एज पर ऐसे 700। और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर बैंक की कंपनी है तो उसके अंदर लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट या फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उसका भी अपन को कंप्लायंसेस करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये 4 चीज़ें अपन को वही पढ़ना है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन प्लानिंग में अपन बोल सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है रोड मैप फॉर ऑडिट एग्जीक्यूशन, ठीक है। यानी कि अपना जनरल प्लान अपन सेट करते हैं ऑडिट एग्जीक्यूशन का, ताकि अपना टाइमली एंड क्वालिटी ऑडिट रिजल्ट्स रहे, ठीक है, टाइमली बेसिस पर ऑडिट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बी पॉइंट है प्रॉपर प्लान एंड डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम। प्रॉपर प्लान होगा तो उससे क्या होगा, इफेक्टिवनेस रहेगी, इफिशियंसी रहेगी एंड टाइमली मैनर में ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। और डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम यानी कि प्लान फॉर स्पेसिफिक एरिया, किस एरिया में अपन को डिटेल में चेक करनी है या अपन को पता होना चाहिए। कोई ऐसा एरिया जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ डिटेल में चेकिंग होनी चाहिए, वो एरिया छूट नहीं जाए, ठीक है, ये देखना है। सी पॉइंट है मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि कितने लोग एक एंगेज, ये अपन देखते हैं पर एंगेजमेंट के हिसाब से पर एंगेजमेंट कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है और उनको कितने दिन लगेंगे कंप्लीट करने के लिए एक एंगेजमेंट को। क्वालिफिकेशंस चेक करनी है, ठीक है। और टाइमली एलिमेंट यानी कि कितने दिन में काम हो जाएगा, ये अपन को देखना है। उसके बाद डी पॉइंट है प्रीलिमिनरी सर्वे, यानी कि ऑडिट के दौरान किन किन लोगों से मिलना है, ठीक है। आपने देख लिया ऑडिटर को TCWG से मिलना था, पर TCWG कब अवेलेबल रहेगा ये भी देखना है। ऑडिटर का प्लान ऑफ एक्शन तो रेडी है, पर TCWG के कोई अथॉरिटी से मिलना है, वो अवेलेबल कब रहेगा ये भी देखना है। उसके बाद अपन ने देखा था रिस्क एंड कंट्रोल इवेल्यूशन। यहाँ अपन क्या करते हैं, डिटेल रिस्क एंड कंट्रोल असेसमेंट करते हैं, जहाँ ज़्यादा रिस्क होगी उसके हिसाब से अपन कंट्रोल भी चेक करते हैं डिटेल्स में, ठीक है। मैनुअल कंट्रोल्स को जनरली ऑडिटर खुद चेक कर लेता है और ऑटोमेटेड को एज पर ऐसे 620 ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ठीक है, यानी कि IT एक्सपर्ट से भी करवा सकता है, तो उसके ऐसे 620 के अंदर डिस्क्लोज करना है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इस टेबल के अकॉर्डिंग बनता है परचेसेस का देख रहे हैं, तो लिस्ट ऑफ रिस्क कौन कौन सी रिस्क हो सकती है और कंट्रोल मैनुअल है या ऑटोमेटेड है, ठीक है। उस रिस्क को कवर करने के लिए स्कोप देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो दोनों ही चेक नहीं कर रहा, ऑडिटर भी नहीं कर रहा, IT एक्सपर्ट भी किसी कंट्रोल को चेक नहीं कर रहा, तो उसका रीज़न लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सी पॉइंट है परचेजेस, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल देख रहे हैं, तो कोई परचेजेस 500 रुपये का हो या 5 लाख रुपए का हो, इम्पोर्टेंट क्या प्रोसेस, डिड यू कंप्लाई विद द प्रोसेस, यानी कि जो परचेज चल रहा है वो एज पर प्रोसेस है या नहीं है, ठीक है। परचेज को जो अप्रूव कर सकता है हर कोई देना, तो कंपनी का एम्प्लॉय को हर कोई कंपनी का एम्प्लॉय तो परचेज ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता, ये देखना है, ठीक है। प्रॉपर जिसके पास अथॉरिटी हो परचेज ऑर्डर प्लेस करने के लिए, मार्केट प्राइस से ज़्यादा पे तो परचेज नहीं हो रहा। उसके बाद आता है टेस्टिंग में अपन देखते हैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कंट्रोल रिस्क को कवर करने के लिए इनफ है या नहीं है, ठीक है। अपन देखते हैं वॉक थ्रू प्रोसीजर, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का अपन पूरा प्रोसेस को चेक करते हैं। सैंपल ले रहे हो तो एंटायर पीरियड को कवर करना चाहिए, डिटेल चेकिंग ऑफ सैंपल्स, जो भी अपन लेते हैं स्टार्टिंग टू एंड पूरा टेस्ट करते हैं। उसके बाद डी पॉइंट है रिपोर्टिंग, ठीक है। यहाँ क्या करता है ऑडिटर, मेक रिपोर्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियन, पर बिफोर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन 3 बातों का ध्यान रखना है, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कंप्लायंस विद लॉस एंड रेगुलेशंस, कंप्लायंस विद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें पूरी होगी तभी माना जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। आज तक आपने ये तो सुना होगा ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये लिखता है ट्रू एंड फेयर व्यू, पर ये चीज़ें कब आती है, जब ये 3 चीज़ें पूरी होती है तो उसके बाद ही आता है। तो ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किसी ने बताई नहीं होगी, ठीक है।
ये 3 चीज़ें पूरी होती है तभी ऑडिटर लिख सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। और उसके बाद ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। इसलिए अपन जब पढ़ते थे मिस स्टेटमेंट के अंदर ऐसे 315, तो वहाँ अपन देखते थे कोई वहाँ आपने पढ़ा होगा इंडिविजुअल और एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट इसलिए लिखते थे कोई उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये अपने 4 पॉइंट थे, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हो, फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। ओके।